दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1. Which one of the following does not make a substance a resource? कि इनमें से निम्नलिखित वो क्या है जो किसी एक सब्सटेंस को रिसोर्स नहीं बनाता है? ऑप्शन ए यूटिलिटी, ऑप्शन बी वैल्यू, ऑप्शन सी क्वांटिटी, ऑप्शन डी टाइम. ए का मतलब है उपयोगिता, बी का मतलब है उसकी क्या वैल्यू है, सी का मतलब उसकी क्या क्वांटिटी यानी मात्रा है, डी का मतलब समय. तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है जो किसी एक सब्सटेंस को रिसोर्स नहीं बनाता है? ओके. क्वेश्चन नंबर 2. पेपर लेना है केवल अपने 1 से, अपने केवल अपने ए बी सी डी जो भी आपको सही लगता है उसको नोट डाउन करते हुए जाना और लास्ट में मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप पे शेयर कर देना. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ह्यूमन मेड रिसोर्स? इनमें से निम्नलिखित कौन सा एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है यानी मानव के द्वारा निर्मित संसाधन है? मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर, स्प्रिंग वाटर, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, डी पॉन्ड. यानी कि कैंसर को ट्रीट करने के लिए मेडिसिन, स्प्रिंग वाटर, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और पॉन्ड. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज बायोटिक रिसोर्सेज? बायोटिक रिसोर्स किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए डिराइव्ड फ्रॉम द लिविंग थिंग्स, यानी वो रिसोर्सेज जो किसी लिविंग थिंग्स से ओरिजिनेट होते हैं. ऑप्शन बी मेड बाय ह्यूमन बींग्स, जो किसी ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाए जाते हैं. ऑप्शन सी डिराइव्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जो कि नॉन लिविंग थिंग्स के द्वारा तैयार किए जाते हैं. डी मेड बाय नेचर, यानी कि जो कि नेचर के द्वारा तैयार किए जाते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. विच आर 2 इम्पोर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्स? वे कौन से 2 महत्वपूर्ण कारक हैं जो किसी सब्सटेंस को संसाधन में परिवर्तित करते हैं? विच आर 2 इम्पोर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंसेज इनटू रिसोर्सेज? ऑप्शन ए टाइम एंड टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी बायोटिक एंड एबायोटिक थिंग्स, ऑप्शन सी ह्यूमन एंड ह्यूमन मेड थिंग्स, ऑप्शन डी टाइम एंड हेल्थ. तो विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? विच आर 2 इम्पोर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज एनी सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज? नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग लीड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज बाय ह्यूमन बींग्स? कि ह्यूमन बींग्स के द्वारा और ज़्यादा रिसोर्सेज बनाने में इनमें से कौन सी चीज़ है जो उसकी हेल्प करती है? ह्यूमंस की मानव की हेल्प करते हैं. ऑप्शन बी ह्यूमंस नॉलेज, मानव का जो ज्ञान है वो उसकी हेल्प करता है. ह्यूमंस इन्वेंशंस, ह्यूमंस डिस्कवरीज. तो इनमें से कौन सी वो एक चीज़ है जो ह्यूमन के द्वारा, मानव के द्वारा और ज़्यादा रिसोर्सेज के निर्माण में उसकी हेल्प करती है? ह्यूमंस, ह्यूमन नॉलेज, ह्यूमन इन्वेंशंस और ह्यूमन डिस्कवरीज. क्वेश्चन नंबर 6. आइडेंटिफाई दोज रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज नोवन एंड आर बीइंग यूज्ड इन प्रेजेंट. उन रिसोर्स को क्या कहा जाता है जिनकी मात्रा हमें पता है और जिनका वर्तमान समय में उपयोग किया जा रहा है? तो आइडेंटिफाई दोज रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज नोवन एंड आर बीइंग यूज्ड इन द प्रेजेंट टाइम. दे आर नोन एज द एक्चुअल रिसोर्सेज. ऑप्शन बी पोटेंशियल रिसोर्सेज, ऑप्शन सी ह्यूमन रिसोर्सेज, ऑप्शन डी ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. तो रिसोर्स का क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा होगा, उसमें इसका आंसर है. 7th का कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ पोटेंशियल रिसोर्सेज. पोटेंशियल रिसोर्सेज जिसे कहा जाता है उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट नीचे दिए गए हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर नॉट करेक्ट. ये रिसोर्सेज का ऑप्शन पढ़िएगा कि नीचे दिए गए पोटेंशियल रिसोर्स से रिलेटेड कुछ ऑप्शन है, उनमें से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए पोटेंशियल रिसोर्सेज आर दोज हुज इंटायर क्वांटिटी मे नॉट बी नोन. पोटेंशियल रिसोर्स उनको कहा जाता है जिनकी पूर्ण मात्रा के बारे में अभी तक हमें पूरी जानकारी नहीं है. वी डो नॉट हैव द होल इंफॉर्मेशन अबाउट देयर क्वांटिटी. ऑप्शन बी दीज आर नॉट बीइंग यूज्ड एट प्रेजेंट. पोटेंशियल रिसोर्स को वर्तमान समय में हम यूज नहीं कर रहे हैं. ऑप्शन सी द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी वी हैव एट प्रेजेंट मे नॉट बी एडवांस्ड एनफ टू इजीली यूटिलाइज दीज रिसोर्सेज. और वर्तमान समय में हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी उन्नत नहीं है कि इन रिसोर्सेज को हम यूज कर सकें. ऑप्शन डी हाई स्पीड विंड्स आर ए पोटेंशियल रिसोर्स. जो तेज गति से चलने वाले जो हाई स्पीड विंड्स हैं वो भी एक पोटेंशियल रिसोर्स है. तो ऑप्शन ए बी सी डी चारों स्टेटमेंट पोटेंशियल रिसोर्स से रिलेटेड है. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है जो कि पोटेंशियल रिसोर्स से रिलेट नहीं करता है?
दोबारा से सुन लीजिए। ऑप्शन ए, पोटेंशियल रिसोर्सेज आर दोज हुज इंटायर क्वांटिटी मे नॉट बी नोन। ऑप्शन बी, दीज आर नॉट बीइंग यूज्ड एट प्रेजेंट, कि इनको वर्तमान समय में यूज नहीं किया जा रहा है। ऑप्शन सी, द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी वी हैव एट प्रेजेंट मे नॉट बी एडवांस्ड एनफ टू इजीली यूटिलाइज दीज रिसोर्सेज। ऑप्शन डी, हाई स्पीड विंड्स आर ए पोटेंशियल रिसोर्सेज। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, विंड मिल्स आर लोकेटेड इन विच एरिया ऑफ इंडिया। आपके बुक में कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भारत के किन क्षेत्रों में विंड मिल लोकेटेड हैं। ऑप्शन ए, नागरकोइल इन तमिलनाडु। ऑप्शन बी, ऑन द गुजरात कोस्ट। ऑप्शन सी, डेजर्ट ऑफ राजस्थान। ऑप्शन डी, ऑल दी अबव। ऑल दी अबव का मतलब है कि ए बी सी तीनों ही सही है। तो आपके अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सूटेबल है इस आंसर के क्वेश्चन के लिए, वो आप लिख दीजिए। नाउ 9th, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू विच पार्ट्स। ओरिजिन के बेस पे रिसोर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वो दो पार्ट्स कौन से हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑप्शन ए, एक्चुअल रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज, कि इनको हम या तो एक्चुअल रिसोर्स बोलते हैं या पोटेंशियल रिसोर्स के रूप में इनको जाना जाता है। ऑप्शन बी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एंड ऑप्शन सी, एबायोटिक और बायोटिक रिसोर्सेज। ऑप्शन डी, ह्यूमन एंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू विच पार्ट्स। ए, एक्चुअल रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज। बी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ऑप्शन सी, एबायोटिक और बायोटिक रिसोर्सेज। ऑप्शन सी, ह्यूमन एंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। अभी भी किसी बच्चे को क्लास टेस्ट में ज्वाइन करने में या वॉल्यूम से रिलेटेड या ज्वाइन नहीं कर पा रहा हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो मेरे को मैसेज डाल सकता है, हम उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। अभी किसी को कोई भी दिक्कत है तो मैसेज भेज दो आप, ओके। अदरवाइज सभी ज्वाइन कर ही रहे हैं, एज आई होप सो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 10, कि इनमें से कौन कौन से रिसोर्स हैं वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल्स हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आपने पढ़े होंगे कि ऐसे रिसोर्सेज जिनको बार बार नया किया जा सकता है, जो बार बार नए हो सकते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ऑप्शन ए, सोलर एंड विंड एनर्जी। ऑप्शन बी, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ऑप्शन सी, रॉक्स एंड मिनरल्स। ऑप्शन डी, कोयल एंड सिल्वर। ऑप्शन ए, सोलर एंड विंड एनर्जी। ऑप्शन बी, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ऑप्शन सी, रॉक्स एंड मिनरल्स। ऑप्शन डी, कोयल एंड सिल्वर। तो इनमें से कौन कौन सा रिसोर्स है जो इस प्रकार से, जिनके यहाँ नेट की प्रॉब्लम है वो उसका बाद में कुछ सॉल्यूशन निकालते हैं। नेट का इश्यू हम यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते आज, ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो आप मैसेज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ऑप्शन ए, सोलर एंड विंड एनर्जी। ऑप्शन बी, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ऑप्शन सी, रॉक्स एंड मिनरल्स। ऑप्शन डी, कोयल एंड सिल्वर। तो इनमें से कौन सा रिसोर्स है जो कि रिन्यूएबल रिसोर्स का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट वन, रिसोर्सेज दैट आर फाउंड एवरीवेयर आर नोन बाय विच नेम। वे रिसोर्स जो कि हर जगह पाए जाते हैं उनको किस नाम से पुकारा जाता है। रिसोर्सेज दैट आर फाउंड एवरीवेयर, रिसोर्सेज दैट आर फाउंड एवरीवेयर आर नोन बाय विच नेम। वे रिसोर्स जो हर जगह पाए जाते हैं उनको किस नाम से पुकारा जाता है। यूबिक्विटस रिसोर्सेज, लोकलाइज्ड रिसोर्सेज, यूनिवर्सल रिसोर्सेज और एवरीवेयर रिसोर्सेज। यानी कि इस टाइप के रिसोर्सेज को आप किस नाम से जानते हो। देर आर अराउंड 120 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 12, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल फैक्टर। नेचुरल रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इनमें से किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है।
द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल फैक्टर्स, कि जो प्राकृतिक संसाधन है उनका डिस्ट्रीब्यूशन, उनका वितरण इनमें से किन फिजिकल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ऑप्शन ए टेरेन, ऑप्शन बी क्लाइमेट, ऑप्शन सी एल्टीट्यूड, ऑप्शन डी ऑल दी अबव। ऑल दी अबव। ऑप्शन ए टेरेन, ऑप्शन बी क्लाइमेट, ऑप्शन सी एल्टीट्यूड, ऑप्शन डी ऑल दी अबव। नेक्स्ट वन, ध्यान से सुनिएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कुछ स्टेटमेंट है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। यदि आपने बुक्स को पूरा ध्यान से पढ़ा होगा तो यू कैन डू इट। ऑप्शन ए, यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। संसाधनों को सावधानी से प्रयोग में लाना और साथ ही उन्हें दोबारा से नवीनीकृत होने के लिए, रिन्यू होने के लिए टाइम देना संसाधन संरक्षण कहलाता है, रिसोर्स कंजर्वेशन कहलाता है। ऑप्शन बी, बैलेंसिंग द नीड ऑफ यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कि रिसोर्सेज को फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए यूज करना सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है, सतत पोषणीय विकास कहलाता है। ऑप्शन सी, द फ्यूचर ऑफ आवर प्लेनेट एंड इट्स पीपल इज लिंक्ड विद आवर एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट नेचर प्रोवाइड्स। हमारे इस प्लेनेट और यहाँ रहने वाले लोगों का जो फ्यूचर है वो इस बात से जुड़ा हुआ है कि नेचर के द्वारा हमें जो भी लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम दिया गया है उनको हम किस प्रकार से मेंटेन करते हैं। ऑप्शन डी, द डैमेज टू नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम कैन नॉट बी मिनिमाइज्ड। एनवायरनमेंट सिस्टम को जो हम डैमेज कर चुके हैं उसे मिनिमाइज नहीं किया जा सकता, उसे कम नहीं किया जा सकता है। तो 4 ऑप्शन है, उनमें से कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है करेक्ट नहीं है। नाउ क्वेश्चन 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन के डिफरेंट फैक्टर्स हैं, उनमें से कौन सा एक फैक्टर सॉइल फॉर्मेशन से रिलेटेड नहीं है। ऑप्शन ए टाइम, ऑप्शन बी सॉइल टेक्सचर, ऑप्शन सी ऑर्गेनिक मैटर, ऑप्शन डी रेनफॉल। इनमें से कौन सा है जो इससे कनेक्टेड नहीं है। ओके, आई एम टू फास्ट। ठीक है, मैं धीरे धीरे बोलता हूँ, फिर तुम्हारी लास्ट क्लास होगी तो उसमें दिक्कत हो जाएगी। टेस्ट पेज पे करने के बाद सारे टेस्ट के ऑप्शंस मेरे को व्हाट्सएप पे मेरे पर्सनल नंबर पे भेज देना, ग्रुप में मत भेजना, मेरे को भेज देना, ठीक है। जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो वो मेरे से बाद में बात कर लेना, मैं समझा दूंगा। ओके सर, आई एम गोइंग टू स्लो। ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नीचे बेटा कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनमें से कौन से स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। ऑप्शन ए, यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। कि किसी भी रिसोर्स को सावधानी से यूज करना और उसे दोबारा रिन्यू होने के लिए टाइम देना रिसोर्स कंजर्वेशन कहलाता है। ओके। ऑप्शन बी, बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इट कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कि रिसोर्सेज को अपने बैलेंस के एक बैलेंस तरीके से यूटिलाइज करना, साथ ही उसे फ्यूचर जनरेशन के लिए उसे कंजर्व करना, ये सब कुछ हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंडर आता है। ओके। ऑप्शन सी, द फ्यूचर ऑफ आवर प्लेनेट एंड इट्स पीपल इज लिंक्ड विद आवर एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट नेचर प्रोवाइड्स। कि हमारे जो प्लेनेट का फ्यूचर है और साथ ही यहाँ रहने वाले लोगों का जो फ्यूचर है वो इस एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें नेचर ने जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड किया है उसे हम कैसे मेंटेन कर पाते हैं। ऑप्शन डी, द डैमेज टू नेचुरल एनवायरमेंटल सिस्टम कैन नॉट बी मिनिमाइज्ड। नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम को जो डैमेज हो गया है उसे मिनिमाइज यानी कम नहीं किया जा सकता है। ओके।
नाउ 14th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन? इनमें से कौन सा सॉइल फॉर्मेशन का फैक्टर नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन? सॉइल फॉर्मेशन के लिए कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है? ऑप्शन ए टाइम, ऑप्शन बी सॉइल टेक्सचर, ऑप्शन सी ऑर्गेनिक मैटर, ऑप्शन डी रेनफॉल। क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू चेक सॉइल इरोजन ऑन स्टीप स्लोप? जो स्टीप स्लोप होते हैं, जैसे स्पेशली माउंटेनियस रीजन में, उन स्टीप स्लोप्स के ऊपर इनमें से कौन सा मेथड सबसे अप्रोप्रिएट है सॉइल इरोजन को रोकने के लिए? विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू चेक सॉइल इरोजन ऑन स्टीप स्लोप्स? ऑप्शन ए शेल्टर बेल्ट्स, ऑप्शन सी मल्चिंग, ऑप्शन सी टेरेस कल्टीवेशन, ऑप्शन डी काउंटर बेल्ट्स। तो इनमें से आप किस मेथड को बेटर प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करोगे स्टीप स्लोप्स के ऊपर फॉर द सॉइल कंजर्वेशन? क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन फेवर ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ नेचर? इनमें से कौन सा नेचर के कंजर्वेशन के फेवर में नहीं है? ऑप्शन ए स्विच ऑफ द बल्ब व्हेन नॉट इन यूज, बल्ब को बंद कर देना जब वो यूज में नहीं आता है। ऑप्शन बी क्लोज द टेप इमीडिएटली आफ्टर यूजिंग, यूज करने के बाद टेप को इमीडिएटली बंद कर देना। ऑप्शन सी डिस्पोज पॉलीपैक्स आफ्टर सोपिंग, सोपिंग के बाद जो पॉलीपैक्स है उनको डिस्पोज कर देना। ऑप्शन डी डिस्पोज इलेक्ट्रिक वेस्ट, जो भी इलेक्ट्रिक वेस्ट है उसको डिस्पोज कर देना। तो इनमें से कौन सा आपकी कंजर्वेशन ऑफ नेचर के मेथड में नहीं आता है? नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट मैच करेक्टली? इनमें से कुछ मैचिंग है, इनमें से कौन सा सही प्रॉपर तरीके से मैच नहीं है? एंड मैच है उसको आपको फाइंड आउट करना है। लैंड यूज, प्रोडक्टिव यूज ऑफ लैंड, ह्यूमस, ऑर्गेनिक मैटर डिपोजिटेड ऑन द टॉप सॉइल, ऑप्शन 3 रॉक डैम्स, प्रिवेंट सॉइल इरोजन, अरेबल लैंड, काउंटर प्लोइंग। तो 4 ऑप्शन में से एक ऐसा है जो कि करेक्टली मैच नहीं है, वो निकालना है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मैनी परसेंटेज ऑफ लैंड एरिया ऑक्यूपाइज 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन? विश्व की 90% पॉपुलेशन है, उसका कितना इलाका विश्व की कितने प्रतिशत जमीन को ऑक्यूपाई किया हुआ है? हाउ मैनी परसेंटेज ऑफ लैंड एरिया ऑक्यूपाइज 90% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, यानी वर्ल्ड की 90% पॉपुलेशन है, वो विश्व के कितने प्रतिशत क्षेत्र पे रहती है? ऑप्शन ए 30%, ऑप्शन बी 33%, ऑप्शन सी 40%, ऑप्शन डी 35%। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लैंड सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लैंड इज सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर? कौन सी जमीन का वो प्रकार है जो कि एग्रीकल्चर के लिए सबसे सुटेबल माना जाता है? ऑप्शन ए प्लेन्स, ऑप्शन बी रिवर वैलीज, ऑप्शन सी माउंटेन्स, ऑप्शन डी प्लेन्स एंड रिवर वैलीज। क्वेश्चन नंबर 20, द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय विच ऑफ फिजिकल फैक्टर? इनमें से किस फिजिकल फैक्टर के द्वारा द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय विच ऑफ द फिजिकल फैक्टर? इनमें से किस फिजिकल फैक्टर के द्वारा जमीन का जो यूज है वो डिटरमाइंड होता है कि लैंड को किस यूज के लिए करना है हमें? ऑप्शन ए टोपोग्राफी, ऑप्शन बी सॉइल एंड क्लाइमेट, ऑप्शन सी मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ऑप्शन डी ऑल दी अबव। कि किसी भी जगह की जो ज़मीन है उस ज़मीन को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, किन फिजिकल फैक्टर के बेस पर डिटरमाइन करते हैं कि इस ज़मीन को हम किस पर्पज़ के लिए यूटिलाइज करेंगे? वहाँ की टोपोग्राफी देखकर, वहाँ के सॉइल एंड क्लाइमेट को देखकर, वहाँ के मिनरल्स या वहाँ पे वाटर कितना अवेलेबल है उसको देखकर, या इन सभी को ध्यान में रखकर। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो हाउ मैनी परसेंटेज ऑफ लैंड एरिया ऑक्यूपाइज 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन? ऑप्शन ए 30%, ऑप्शन बी 33%, ऑप्शन सी 40%, ऑप्शन डी 35%। 19th का कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लैंड सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर? ऑप्शन ए प्लेन्स, ऑप्शन बी रिवर वैलीज, ऑप्शन सी माउंटेन्स,
ऑप्शन डी प्लेन्स एंड रिवर वैलीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय विच ऑफ द फिजिकल फैक्टर्स। इनमें से किन फिजिकल फैक्टर के द्वारा किसी भी लैंड का जो यूज है वो डिटरमाइंड होता है? ऑप्शन ए टोपोग्राफी, ऑप्शन बी सॉइल एंड क्लाइमेट, ऑप्शन सी मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ऑप्शन डी ऑल दी अबव। ओके, नाउ 21, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप विच टाइप ऑफ लैंड इज यूज्ड फॉर कॉमन यूजेज। कि ओनरशिप के बेस के आधार पर, मतलब जमीन के ऊपर किसका हक है, कौन उस जमीन का मालिक है, उसका ओनर कौन है, उसके आधार पर कॉमन यूजेज के लिए किस टाइप की जमीन को हम यूज करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप विच टाइप ऑफ लैंड इज यूज्ड on the basis of ownership which type of land is used for common uses? Option A individual resources, option B private resources, option C common resources, common property resources, option D government resources। तो on the basis of ownership which type of land is used for common resources? ऑप्शन ए इंडिविजुअल रिसोर्सेज, ऑप्शन बी प्राइवेट रिसोर्सेज, ऑप्शन सी कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, ऑप्शन डी गवर्नमेंट रिसोर्सेज। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, which are the major threats to the environment because of the expansion of agriculture and construction activities? Which are the major threats to the environment because of the expansion of agriculture and construction activities? इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा एनवायरनमेंट के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के एक्सपेंशन के कारण, एंड दी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, और जो कंस्ट्रक्शन की जो एक्टिविटी होती है उसके कारण। ऑप्शन ए लैंड डिग्रेडेशन एंड सॉइल इरोजन, ऑप्शन बी लैंडस्लाइड्स, ऑप्शन सी डेजर्टिफिकेशन, ऑप्शन डी ऑल दी अबव। ऑप्शन ए लैंड डिग्रेडेशन एंड सॉइल इरोजन, ऑप्शन बी लैंडस्लाइड्स, ऑप्शन सी डेजर्टिफिकेशन, ऑप्शन बी ऑल दी अबव। नाउ 23, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट कॉमन मेथड्स यूज्ड टू कंजर्व लैंड। भूमि के संरक्षण के लिए इनमें से कौन सा सबसे कॉमन मेथड है? ऑप्शन ए प्रॉपर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, ऑप्शन बी एफोरेस्टेशन, ऑप्शन सी रेगुलेटेड यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स, ऑप्शन डी ऑल दी अबव। कि जमीन के संरक्षण के लिए सबसे कॉमन मेथड क्या है? तो पहला तो है फर्टिलाइजर्स का प्रॉपर यूज करना, ऑप्शन बी वनों को लगाना, ऑप्शन सी केमिकल पेस्टिसाइड्स का रेगुलेटेड यूज करना, ऑप्शन डी ऑल दी अबव। Question number 24, the breaking up and decay of exposed rocks by temperature change, forest action, plants, animals and man is known as। दोबारा सुनिएगा, the breaking up and decay of exposed rocks, यानी कि जो रॉक्स है उस रॉक्स का धीरे धीरे टूट जाना, धीरे धीरे उसका नष्ट हो जाना, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाना, बाय टेम्परेचर चेंज, वो उसका रीजन टेम्परेचर चेंज हो सकता है, फ्रोस्ट एक्शन या जो फ्रोस्ट की एक्टिविटी होती है उसके कारण, प्लांट्स एनिमल्स एंड मैन्स, या फिर प्लांट्स एनिमल्स और मैन की डिफरेंट एक्टिविटी के कारण जब रॉक्स इस प्रकार ब्रोकन आउट हो जाती है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए वीदरिंग, ऑप्शन बी सॉइल इरोजन, ऑप्शन सी डिफॉरेस्टेशन, ऑप्शन डी लैंडस्लाइड्स। ओके, Question number 24, the breaking up and decay of exposed rocks by temperature changes, frost action, plants, animals and man is known as।
ऑप्शन ए वीदरिंग, ऑप्शन बी सॉइल इरोजन, ऑप्शन सी डिफोरेस्टेशन, ऑप्शन डी लैंडस्लाइड्स। नाउ 25, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज मेड अप, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज मेड अप, जो सॉइल का निर्माण है वो नीचे दिए गए किन फैक्टर से होता है? ऑप्शन ए ऑर्गेनिक मैटर, ऑप्शन बी विदर्ड रॉक्स, ऑप्शन सी मिनरल्स, ऑप्शन डी ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन ए नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक, ऑप्शन बी क्लाइमेट फैक्टर्स, ऑप्शन सी टोपोग्राफी, ऑप्शन डी रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑप्शन ई टाइम। तो क्वेश्चन नंबर 26 इज देयर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, ऑप्शन ए नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक, ऑप्शन बी क्लाइमेट फैक्टर्स, ऑप्शन सी टोपोग्राफी, ऑप्शन डी रोल ऑफ द ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑप्शन ई टाइम। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, the bare ground between plants is covered with a layer of organic matter like straw. It helps to retain soil moisture. Identify this method of soil conservation. soil conservation की आपकी बुक में 5 डिफरेंट मेथड्स दिए गए हैं, तो इनमें से किस मेथड में ये काम किया जाता है? कि the bare ground between plant is covered with a layer of organic matter like straw. It helps to retain soil moisture. तो ये काउंटर बैरियर्स में होता है, ऑप्शन बी रॉक डैम्स में होता है, ऑप्शन सी मल्चिंग में काम किया जाता है, या ऑप्शन डी टेरेस फार्मिंग में काम किया जाता है। नाउ 28, विच टाइप ऑफ मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन टू चेक द विंड मूवमेंट, विच टाइप ऑफ मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन टू चेक द विंड मूवमेंट टू प्रोटेक्ट सॉइल कवर इन द कोस्टल एंड ड्राई रीजन्स। कोस्टल और ड्राई रीजन में जो विंड का मूवमेंट होता है उसको रोकने के लिए, ताकि सॉइल कंजर्वेशन हो सके, तो किस मेथड को यूज करते हैं? ऑप्शन ए काउंटर बैरियर्स, ऑप्शन बी रॉक डैम्स, ऑप्शन सी मल्चिंग, ऑप्शन डी शेल्टर बेल्ट्स। विच टाइप ऑफ मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन टू चेक द विंड मूवमेंट टू प्रोटेक्ट सॉइल कवर इन द कोस्टल एंड ड्राई रीजन्स? ऑप्शन ए काउंटर बैरियर्स, ऑप्शन बी रॉक डैम, ऑप्शन सी मल्चिंग, ऑप्शन डी शेल्टर बेल्ट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ फ्रेश वाटर इज अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज? कितना प्रतिशत फ्रेश वाटर ह्यूमन बींग्स के लिए यूज करने के लिए फिट फॉर है, यानी उनके लिए अवेलेबल है? ऑप्शन ए 1%, ऑप्शन बी 33%, ऑप्शन सी 70%, ऑप्शन डी 40%। हाउ मैनी परसेंटेज ऑफ फ्रेश वाटर इज अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन बींग्स फॉर यूज? ऑप्शन ए 1%, ऑप्शन बी 33%, ऑप्शन सी 70%, ऑप्शन डी 40%। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, वाई द अर्थ इज कॉल्ड ए वाटर प्लेनेट? अर्थ को वाटर प्लेनेट क्यों बोला जाता है? ऑप्शन ए 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, अर्थ की जो 3/4 सरफेस है वो वाटर से कवर है। ऑप्शन बी इट वॉज इन द प्रिमिटिव ओशियंस दैट लाइफ बिगेन ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। ऑप्शन सी नियरली 70% ऑफ दिस अकर्स एज आइस शीट्स एंड ग्लेशियर्स इन अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड एंड माउंटेन रीजन्स। ऑप्शन डी ओनली 11% ऑफ फ्रेश वाटर इज अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज। तो बाय विच रीजन द अर्थ इज कॉल्ड एज द वाटर प्लेनेट? ऑप्शन ए 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। ऑप्शन बी it was in the primitive oceans that life began almost 3.5 billion years back. Option C nearly 70% of this occur as ice sheets and glaciers in Antarctica, Greenland and mountain regions. Option D only 11% of fresh water is available and fit for human use. 31 an average urban Indian uses about how much of water every day? एक शहर में रहने वाला व्यक्ति लगभग कितना पानी प्रतिदिन यूज करता है? ऑप्शन ए 135 लीटर्स, ऑप्शन बी 125 लीटर्स, ऑप्शन सी 145 लीटर्स, ऑप्शन डी 115 लीटर्स।
An average urban Indian uses how much of water every day? 135 liters, 125 liter, 145 liter, 115 liters. Question number 32. Which of the following is not responsible for the shortage in supply of fresh water? Which of the following is not responsible for the shortage in supply of fresh water? फ्रेश वाटर की सप्लाई में जो शॉर्टेज होती है उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण रिस्पॉन्सिबल नहीं है? ऑप्शन ए इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, ऑप्शन बी राइजिंग डिमांड्स फॉर फूड एंड कैश क्रॉप्स, ऑप्शन सी इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन एंड राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ऑप्शन डी डिक्रीजिंग पॉपुलेशन। तो इनमें से कौन सा कारण है जो कि फ्रेश वाटर की सप्लाई के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है? विच रीजन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल? Which of the following is helpful to slow the surface runoff and replenish underground water? इनमें से कौन सा वो कारक है जो कि सरफेस वाटर का जो रन ऑफ होता है या जो ग्राउंड वाटर वो लगातार समाप्त हो रहा है उसको रोकने में हेल्प कर सकता है? ऑप्शन ए फॉरेस्ट, ऑप्शन बी वेजिटेशन कवर, ऑप्शन सी वाटर हार्वेस्टिंग, ऑप्शन डी ऑल दी अबव। Which of the following is helpful to slow the surface runoff and replenishes groundwater resources? Option A forest, option B vegetation cover, option C water harvesting, option D all the above. Question number 34. In which of the following zone natural vegetation and wildlife exist? इनमें से किस जोन में नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ पाया जाता है? ऑप्शन ए बायोस्फीयर, ऑप्शन सी हाइड्रोस्फीयर, ऑप्शन सी लिथोस्फीयर, ऑप्शन डी एटमॉस्फेयर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग जोन नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट? ऑप्शन ए बायोस्फीयर, ऑप्शन बी हाइड्रोस्फीयर, ऑप्शन सी लिथोस्फीयर, ऑप्शन डी एटमॉस्फेयर। नाउ क्वेश्चन नंबर 35. Which of the following considered a vital cleanser of the environment? इनमें से किसको एनवायरनमेंट के क्लींजर के रूप में यानी एनवायरनमेंट को साफ करने वाले के रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन ए वल्चर, ऑप्शन बी बर्ड्स, ऑप्शन सी इंसेक्ट्स। 36. The growth of natural vegetation depends primarily on which of the following factor? नेचुरल वेजिटेशन की जो ग्रोथ है वो मुख्यतः इनमें से किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है? ऑप्शन ए टेम्परेचर, ऑप्शन बी मॉइस्चर, ऑप्शन सी सॉइल, ऑप्शन डी ऑल दी अबव। द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन डिपेंड्स प्राइमरली ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स? ऑप्शन ए टेम्परेचर, ऑप्शन बी मॉइस्चर, ऑप्शन सी सॉइल, ऑप्शन डी ऑल दी अबव। नाउ 37. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन से संबंधित कुछ स्टेटमेंट्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सा सही नहीं है? इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल ह्यूज ट्रीज में थ्राइव। कम रेनफॉल वाले इलाकों में बड़े बड़े पेड़ उगते हैं। ऑप्शन बी एज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीजेज द साइज ऑफ ट्रीज एंड देयर डेंसिटी रिड्यूस। जैसे जैसे मॉइस्चर में कमी आती है पेड़ों की साइज यानी उनकी साइज और उनकी डेंसिटी कम होती जाती है। ऑप्शन सी इन द रीजन्स ऑफ मॉडरेट रेनफॉल। मॉडरेट रेनफॉल वाले रीजन्स में शॉर्ट ईस्टर्न ट्रीज एंड ग्रासेज ग्रो फॉर्मिंग द ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड। वहाँ पे छोटे छोटे पेड़ उगते हैं, साथ ही ग्रास उगता है जिससे कि वर्ल्ड लेवल पे ग्रासलैंड का डेवलपमेंट हुआ है। ऑप्शन डी इन ड्राई एरियाज ऑफ लो रेनफॉल। लो रेनफॉल वाले जो ड्राई एरिया होते हैं वहाँ पे थॉर्नी सर्ब्स एंड स्कर्ब्स ग्रो। In such areas, plants have deep roots and leaves have thorny and waxy surface to reduce loss of moisture by transpiration. Option E tundra vegetation of cold polar regions compromise of marshes and lynches. तो A, B, C, D, E में से कौन सा सही नहीं है उसके बारे में आपको बताना है। 35. Which type of forest shed their leaves in a particular season to conserve loss of moisture through transpiration?
ट्रांसपिरेशन के द्वारा जो मॉइस्चर का जो लॉस होता है उसे बचाने के लिए इनमें से किस टाइप के पेड़ हैं जो अपनी पत्तियों को गर्मियों में गिरा देते हैं? ऑप्शन ए डेसिडियस फॉरेस्ट, ऑप्शन बी एवरग्रीन फॉरेस्ट, ऑप्शन सी टुंड्रा वेजिटेशन, ऑप्शन डी टेम्परेट फॉरेस्ट। तो इनमें से कौन से फॉरेस्ट हैं जो एक स्पेसिफिक सीजन में अपने मॉइस्चर को बचाने के लिए अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं? डेसिडियस फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट, टुंड्रा वेजिटेशन और टेम्परेट फॉरेस्ट। 39. Due to of which of the following is responsible in a sharp decline in number of particular species? जो एनिमल्स के अलग अलग स्पीसीज हैं इनमें जो शार्प डिक्लाइन हम देख रहे हैं उनमें उसके लिए कौन सा रीजन रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन ए पोचिंग, ऑप्शन बी फॉरेस्ट फायर्स, ऑप्शन सी टी सुनामी एंड लैंडस्लाइड्स, ऑप्शन डी डिफॉरेस्टेशन। क्वेश्चन नंबर 40. Which of the following made to protect our natural vegetation and wildlife? हमारे नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए इनमें से किसको बनाया गया है? ऑप्शन ए नेशनल पार्क्स, ऑप्शन बी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ऑप्शन सी बायोस्फीयर रिजर्व, ऑप्शन डी ऑल दी अबव। तो जैसा हमने बात की थी कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 40 तक करना है क्योंकि आपका टाइम, आप बहुत बिजी लोग हो, टाइम आपका हो गया है। ओके, यू कैन सेंड मी आंसर्स। अब उसके बाद जिसको ज्वाइन करना वो कर सकता है। देयर आर 120 क्वेश्चंस आर देयर। अगर आपको अपने नॉलेज को टेस्ट करना है या अपनी इंफॉर्मेशन को बढ़ाना है या अपने सब्जेक्ट नॉलेज को और बढ़ाना है तो यू कैन ज्वाइन इट, यू कैन कंटिन्यू इट, अदरवाइज यू मे लीव एंड यू कैन सेंड मी योर आंसर्स क्वेश्चन नंबर 1 to 40। ओके, अब किसी को कुछ कोई रह गया हो, कोई भी क्वेश्चन रह गया हो तो एक बार पूछ सकता है, मैं दोबारा से उसको बता देता हूँ। ठीक है, दिक्कत ये है पढ़ने के अलावा तुम लोगों को सब कुछ करना है। वो इस मोहित राज कौन कौन फ्लाइंग बीस्ट के ब्लॉग्स देखता है? ये ब्लॉग्स देखने के लिए तुम्हारे पास डाटा भी है, वहाँ तुम्हारा नेटवर्क भी एकदम फास्ट चलता है, सब कुछ एकदम टकाटक रहता है। लेकिन जैसे ही बात पढ़ने की आती है तुम्हारा डाटा एक्सपेंड खत्म होने लगता है, वीडियो तुम्हारे ब्लर करने लगते हैं, साउंड में दिक्कत होने लग जाती है। अभी मैं कैरी मिनाटी का वीडियो यहाँ पे दिखा दूँ, तुम सब चुपचाप बैठ के आराम से क्लास को ज्वाइन रखोगे। ठीक है, दिक्कत यही है बेटा आज की टाइम की सबको पढ़ने में बहुत दिक्कत हो रही है। ये PT1 ही है क्योंकि मैडम ने तुम्हारा करवाया नहीं है। ठीक है, तो आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। एक बार 37 नंबर का सवाल दिखाता हूँ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है, उसको आपको देखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन बेटा 31 में ए का ये बोला इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल ह्यूज ट्रीज में थ्राइव, कि लो रेनफॉल वाले इलाकों में ह्यूज ट्रीज हैं वो उग सकते हैं। ऑप्शन बी एज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीजेज द साइज ऑफ ट्रीज एंड देयर डेंसिटी रिड्यूस, जैसे मॉइस्चर डिक्रीज होगा उनकी ट्रीज की साइज और डेंसिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। ऑप्शन सी द रीजन ऑफ मॉडरेट रेनफॉल शॉर्ट ईस्टर्न ट्रीज एंड ग्रूव्स grow forming the grasslands of the world, and option D in dry areas of low rainfall thorny shrubs and scrubs grow in such areas. Plants have deep roots and leaves have thorny and waxy surface to reduce loss of moisture by transpiration. Option E tundra vegetation of cold polar regions compromise of mosses and lynchs. ओके, जिसको जाना है वो बाय बाय कर सकता है, जिसको रुकना है वो क्वेश्चन नंबर 31 का अटेम्प्ट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 41, वाई एन इंटरनेशनल कन्वेंशन साइट्स हैव बीन एस्टेब्लिश्ड। एक इंटरनेशनल संगठन साइट्स है उसका निर्माण क्यों किया गया है? उसका नाम है CITES। तो साइट्स के लिए ऑप्शन है इट प्रोवाइड्स नॉर्म्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऑप्शन बी इट प्रोवाइड्स नॉर्म्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, ऑप्शन सी इज इट लीड्स सेवरल स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स इन विच ट्रेड इज प्रोहिबिटेड, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 42, काजीरंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। काजीरंगा नेशनल पार्क है वो इनमें से किस स्टेट में है? ऑप्शन ए आसाम, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी हरियाणा। क्वेश्चन 43, टू हुम रॉबर्ट क्लाइव आस्क्ड टू प्रोड्यूस मैप्स ऑफ हिंदुस्तान। हिंदुस्तान के मैप बनाने के लिए रॉबर्ट क्लाइव ने किससे कहा था? ऑप्शन ए जेम्स रेनेल 1782,
ऑप्शन बी आर्नोल्ड 1782, ऑप्शन सी चैपेल 1782, ऑप्शन डी कॉर्नवालिस 1782। नाउ क्वेश्चन नंबर 44, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी जेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। So who was the first Governor General of India? Option A Warren Hastings, option B Jane Hastings, option C Lord Cornwallis, option D Lord Mountbatten। Question number 45, who was the last Viceroy of India? भारत का आखिरी वायसराय कौन था? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी जेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। Who was the last Viceroy of India? Option A Warren Hastings, option B Jane Hastings, option C Lord Cornwallis, option D Lord Mountbatten। Now question number 46, consider the following statement in respect of the book A History of British India। A History of British India जो बुक लिखी गई है उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए, in 1817 जेम्स मिल ए स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसफर पब्लिश्ड ए मैसिव 3-volume वर्क, और इस वर्क का नाम क्या था? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इन दिस ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। ऑप्शन सी, दिस पीरियडाइजेशन केम टू बी वाइडली एक्सेप्टेड। ऑप्शन डी, मील सजेस्टेड दैट द ब्रिटिश शुड कॉन्क्वर ऑल द टेरिटरीज इन इंडिया टू इंश्योर द एनलाइटमेंट एंड द हैप्पीनेस ऑफ द इंडियन पीपल। There are 4 statements are there from the book of A History of British India. So you have to find out which statements are correct. It may be correct all the above. Okay. So option A is in 1817 James Mill, a Scottish economist and political philosopher, published a massive 3-volume work. Option B, a book A History of British India. In this he divided Indian history into 3 parts, Hindu, Muslim and British. Option C, this periodization came to be widely accepted. Option D, Mill suggested that the British should conquer all the territories in India to ensure the enlightenment and the happiness of the Indian people। 47, James Mill divided Indian history into how many parts? Option A 4, option B 3, option C 2, option D 1। तो in how many parts James Mill divided Indian history? तुम लोगों के लिए 40 क्वेश्चन थे एग्जाम के लिए। बाकी क्वेश्चन यदि तुम अटेम्प्ट करना चाहो तो आई विल बी हैप्पी, क्योंकि ये सारा तुम्हारा सिलेबस का पार्ट है। ये तुम ये मान सकते हो तुम्हारी हाफ ईयरली की तैयारी हो रही है, तो कोई नुकसान नहीं है तुम्हें अटेम्प्ट करने में, ठीक है। उसको तुम अलग से भेज सकते हो मेरे पास आंसर्स, 40 के बाद वाले सवालों के आंसर्स। वैसे भी घर बैठ के तुम्हें क्या टाइम पास ही करना है लैपटॉप के मोबाइल के ऊपर, तो कंटिन्यू रखो, यू कैन ज्वाइन इट। ओके, तो है कि 47 का बोला, जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? 4, 3, 2, 1। क्वेश्चन नंबर 48, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन? ऑप्शन ए द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, ऑप्शन बी द मोनूमेंट्स, ऑप्शन सी द आर्चीव्स, ऑप्शन डी द बुक्स। इनमें से कौन सा ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट सोर्स के रूप में काम करता था? The official records, the monuments, the archives and the books। 49, which institution were established to preserve important records during colonial period? Which institutions were established to preserve important records during the colonial period? colonial period के दौरान इनमें से किन किन institutions को बनाया गया था to प्रिजर्व द इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड्स को रखने के लिए? ऑप्शन ए आर्चीव्स, ऑप्शन बी म्यूजियम्स, ऑप्शन सी मोनूमेंट्स, ऑप्शन डी द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। चैप्टर नंबर 1 है हिस्ट्री का, उसमें देखना है, आपको आंसर मिल जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 50, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ द सर्वे। सर्वे से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स है, उनको
बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा सही नहीं है सर्वे से रिलेटेड स्टेटमेंट्स को लेकर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ द सर्वे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन ए, द प्रैक्टिस ऑफ सर्विंग बिकेम कॉमन अंडर द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन, की प्रैक्टिस जो सर्वे की प्रैक्टिस थी वो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान एक कॉमन बात हो चुकी थी। ऑप्शन बी, द ब्रिटिश बिलीव्ड दैट ए कंट्री हैड टू बी प्रॉपरली नोन बिफोर इट कुड बी इफेक्टिवली एडमिनिस्टर्ड। ऑप्शन सी, बाय द अर्ली 19th century detailed surveys were being carried out to map the entire country. Option D, from the end of the 10th century census operations were held every 10 years, कि 10वीं शताब्दी से ही भारत में जो जनसंख्या से रिलेटेड जो ऑपरेशंस थे वो हर 10 वर्ष के बाद किए जाते थे। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो आपके अकॉर्डिंग सही नहीं है, यू हैव टू फाइंड आउट। ओके, द प्रैक्टिस ऑफ सर्विंग बिकेम कॉमन अंडर द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन, की सर्वे की जो प्रैक्टिस थी वो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन में कॉमन बात हो चुकी थी। द ब्रिटिश बिलीव दैट ए कंट्री हैड टू बी प्रॉपरली नोन बिफोर इट कुड बी इफेक्टिवली एडमिनिस्टर्ड, ब्रिटिशर्स का ये मानना था कि कंट्री के इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन से पहले हमें पता होना चाहिए कि कंट्री कैसी है, इसलिए वो सर्वे की इंपॉर्टेंस देते थे। बाय द अर्ली 19th century डिटेल्ड सर्वे वर बीइंग कैरिड आउट ऑन द टू मैप द इंटायर कंट्री, 19th सेंचुरी से पहले पूरे देश के मैप को तैयार करने के लिए अलग अलग सर्वे को आयोजित किया गया। फ्रॉम द एंड ऑफ द 10th century सेंसस ऑपरेशन वर हेल्ड एवरी 10 years, 10वीं शताब्दी के अंत से ही भारत में हर 10 साल के बाद सेंसस रिलेटेड ऑप्शंस किए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 51, हु वाज द लास्ट ऑफ द पावरफुल मुगल रूलर्स। मुगल रूलर्स में इनमें आखिरी सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, सबसे शक्तिशाली आखिरी मुगल रूलर कौन था। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी शुजा। तो यू हैव द फाउंड आउट द मोस्ट पावरफुल लास्ट पावरफुल मुगल रूलर, औरंगजेब, अकबर, औरंगजेब, जहांगीर, शुजा। क्वेश्चन नंबर 52, व्हेन द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड ए चार्टर फ्रॉम द रूलर ऑफ इंग्लैंड क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ग्रांटिंग इट द सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी की महारानी क्वीन एलिजाबेथ से ईस्ट इंडिया कंपनी को कब एक ऐसा चार्टर मिला जिसके द्वारा उन्हें पूर्व की ओर ट्रेड करने का सोल राइट दिया गया, एकमात्र अधिकार दिया गया। व्हेन द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड ए चार्टर फ्रॉम द रूलर ऑफ इंग्लैंड क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ग्रांटिंग इट द सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट। ऑप्शन ए 1600, ऑप्शन बी 1700, ऑप्शन सी 1602, ऑप्शन सी 1645। क्वेश्चन नंबर 53, व्हेन वाज वास्को डी गामा ए पुर्तगालीज एक्सप्लोरर हु हैड डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया। तो वास्को डी गामा जो कि एक पुर्तगाली एक्सप्लोरर था उसने भारत के आने के लिए एक सी रूट की खोज की थी। वो भारत कब पहुंचा था। ऑप्शन ए 1498, ऑप्शन बी 1797, ऑप्शन सी 1495, ऑप्शन डी 1499। तो व्हेन वास्को डी गामा केम टू इंडिया, फाइंड आउट। 54, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनीज ट्रेड इन बंगाल। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो बंगाल में जो ट्रेड था उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ध्यान से सुनिएगा, इन्हीं में से एक स्टेटमेंट गलत है तो उससे पता चलेगा कि आपने चैप्टर को कितना गहराई तक पढ़ा है, आपकी चैप्टर रीडिंग कैसी है। ये सवाल बताएगा कि आप चैप्टर कितना अच्छी तरह पढ़ रहे हो। ऑप्शन ए, द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वाज सेट अप ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर हुगली इन 1651। जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पहली फैक्ट्री थी वो हुगली नदी के किनारे 1651 में सेटअप की गई। दिस वाज द बेस फ्रॉम विच द कंपनीज ट्रेड्स नो वन एट दैट टाइम एज फैक्टर्स। ये वो जगह थी जहाँ से कंपनी का ट्रेड किया जाता था जिसको कि फैक्टर्स बोलते थे। द फैक्ट्री हैड ए वेयर हाउस वेयर गुड्स फॉर एक्सपोर्ट वर स्टोर्ड। और ये फैक्ट्री उसको बोला जाता था जो एक तरह से वेयर हाउस का काम करती थी जहाँ पे उन सामानों को रखा जाता था जिनको कि एक्सपोर्ट किया जाना है। ऑप्शन बी, कंपनी ब्राइब्ड मुगल ऑफिसर्स इनटू गिविंग द कंपनी जमींदार राइट्स ओवर 3 विलेजेस। कंपनी ने मुगल ऑफिसर्स को घूस दी कि उसे 3 गांवों की जमींदारी दी जाए। वन ऑफ दीज वार कैलिकटा,
इनमें से एक का नाम कालिकटा था, विच लेटर ग्रू इनटू द सिटी ऑफ कलकत्ता और कोलकाता एज इट नोन टुडे, जो कि बाद में कलकत्ता या कलकत्ता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ऑप्शन सी, इट ऑल्सो परस्यूडेड द मुगल एम्परर अकबर टू इश्यू ए फरमान ग्रांटिंग द कंपनी टू राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। साथ ही इसने मुगल एम्परर अकबर से भी ये प्रार्थना की कि उन्हें एक फरमान जारी किया जाए जिसके द्वारा कंपनी को राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री ट्रेड का राइट दिया जाए, यानी उन्हें बिना कोई टैक्स चुकाए व्यापार करने का अधिकार दिया जाए। यह प्रार्थना उन्होंने मुगल एम्परर अकबर से की। ऑप्शन डी, मुर्शिद कुली खां वाज फॉलोड बाई अलीवर्दी खां एंड देन सुजाउद्दौला एज द नवाब ऑफ बंगाल। ईच वन ऑफ देम वाज ए स्ट्रॉन्ग रूलर, दे रिफ्यूज टू ग्रांट द कंपनी कंसेशंस। मुर्शिद कुली खां, जिसके बाद अलीवर्दी खां शासक बने और उसके बाद सिराजुद्दौला शासक बने, ये तीनों ही बंगाल के स्ट्रॉन्ग रूलर थे जिन्होंने कंपनी को किसी भी प्रकार की छूट देने से इनकार कर दिया। क्वेश्चन नंबर 55, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ बैटल एट प्लासी। प्लासी का जो युद्ध है इससे रिलेटेड जो स्टेटमेंट है इसके बारे में कुछ बताना आपको। ऑप्शन ए, इन 1757 रॉबर्ट क्लाइव लेड द कंपनीज आर्मी अगेंस्ट सिराजुद्दौला एट प्लासी। 1757 में जो कंपनी की आर्मी थी उसका लीडर रॉबर्ट क्लाइव था सिराजुद्दौला के खिलाफ। ऑप्शन बी, वन ऑफ द मेन रीजन फॉर द डिफीट ऑफ द नवाब वाज दैट द फोर्सेज लेड बाय मीर जाफर, वन ऑफ द सिराजुद्दौला's कमांडर, नेवर फॉट द बैटल। कि नवाब की हार का एक मुख्य कारण यह था कि नवाब की वो सेना जिसका नेतृत्व मीर जाफर कर रहा था उसने कभी युद्ध में भाग ही नहीं लिया। ऑप्शन सी, क्लाइव had managed to secure his support by promising to make him नवाब after crushing सिराजुद्दौला। क्लाइव के द्वारा मीर जाफर का सपोर्ट इस वादे से लिया गया कि युद्ध के बाद उसे सिराजुद्दौला की जगह नवाब बनाया जाएगा। ऑप्शन डी, द बैटल ऑफ बक्सर बिकेम फेमस बिकॉज इट वाज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री ऑफ कंपनी वॉन इन इंडिया। कि बैटल ऑफ बक्सर इसलिए फेमस है क्योंकि यह कंपनी की भारत में प्रथम बड़ी विजय थी। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है, यू हैव टू फाइंड आउट। नाउ क्वेश्चन नंबर 56, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। व्हेन मीर जाफर प्रोटेस्टेड द कंपनी डिस्पोज्ड हिम एंड इंस्टॉल्ड मीर कासिम इन हिज प्लेस। जब मीर जाफर ने किसी भी प्रकार का विरोध किया तो कंपनी के द्वारा मीर जाफर के स्थान पर मीर कासिम को नवाब बना दिया गया। व्हेन मीर कासिम कंप्लेंट ही इन टर्म वाज डिफीटेड इन बैटल ऑफ बक्सर। और जब मीर कासिम ने विरोध किया तो उसे बैटल ऑफ बक्सर में हरा दिया गया। एंड डिराइन आउट ऑफ बंगाल एंड मीर जाफर वाज रीइंस्टॉल्ड, और मीर जाफर को दोबारा से नवाब बना दिया गया। ऑप्शन बी, इन 1765 द मुगल एम्परर अपॉइंटेड द कंपनी एज द दीवान ऑफ प्रोविंस ऑफ बंगाल। 1765 में कंपनी के द्वारा 1765 में कंपनी को बंगाल का दीवान मुगल एम्परर ने अपॉइंट किया। क्वेश्चन नंबर सी है, रॉबर्ट क्लाइव क्रॉस एग्जामाइंड इन 1772 बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट विच वाज स्पीशियस ऑफ हिज वास्ट वेल्थ। ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा 1772 में रॉबर्ट क्लाइव को क्रॉस एग्जामाइन किया गया क्योंकि वो रॉबर्ट क्लाइव की बढ़ती हुई संपत्ति को लेकर स्पीशियस थी। ऑप्शन डी, रॉबर्ट क्लाइव वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। रॉबर्ट क्लाइव भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। यू हैव टू फाइंड आउट द इनकरेक्ट वन ऑप्शन। इनमें से कौन सा गलत है वो पहचानना आपको। ऑप्शन ए, बी, सी में डी में से कौन सा गलत है वो आपको पहचानना है। ठीक है बेटा, हम 60 के बाद कंप्लीट कर रहे हैं। ओके, बचे हुए 60 हम कल कंप्लीट कर लेंगे। After the Battle of Buxar, the company appointed political or commercial agents and their jobs was to serve and further the interest of the company. What was the name of these agents? कि बैटल ऑफ बक्सर के बाद 1764 के बैटल ऑफ बक्सर के बाद कंपनी के द्वारा अलग अलग राज्यों में अपने पॉलिटिकल और कमर्शियल एजेंट्स को नियुक्त किया गया था जिनका जॉब कंपनी के इंटरेस्ट को ध्यान में रखना था। इन एजेंट्स को क्या नाम दिया गया था। ऑप्शन ए, रेजिडेंट्स, ऑप्शन बी, सेक्रेटरी, ऑप्शन सी, क्राउन प्रिंस, ऑप्शन डी, सेनापति। नाउ क्वेश्चन नंबर 58,
who forced the Nawab of Awadh to give over half of his territory to the company in 1801 as he failed to pay the subsidiary forces. 1801 में इनमें से किसने अवध के नवाब को बाध्य किया कि वो अपनी टेरिटरी का आधा हिस्सा कंपनी को सौंप दे, क्योंकि वो कंपनी को उस समय सब्सिडायरी फोर्सेज प्रोवाइड करने में असफल रहा था? ऑप्शन ए रिचर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन बी रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन सी वारेन क्लाइव, ऑप्शन डी विलियम बेंटिंग। तो इनमें से किस ऑफिसर के द्वारा ये डिसीजन लिया गया था? रिचर्ड वेलेस्ली, रॉबर्ट क्लाइव, वारेन क्लाइव, ऑप्शन डी विलियम बेंटिंग। 59. ओके, लास्ट वन इज देयर. Consider the following statement in respect of the southern Indian state of Mysore. Which of the following statement is not correct? इंडिया के जो सदर्न स्टेट मैसूर है उसको रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? हैदर अली और टीपू सुल्तान वाला मैसूर आपको याद होगा, उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है, उनमें से एक गलत है. ऑप्शन ए, मैसूर हैड ग्रोवन इन स्ट्रेंथ अंडर द लीडरशिप ऑफ पावरफुल रूलर्स लाइक हैदर अली एंड हिज फेमस सन टीपू सुल्तान. मैसूर लगातार उस समय मजबूत हो रहा था हैदर अली और उसके प्रसिद्ध बेटे टीपू सुल्तान की लीडरशिप में. ऑप्शन बी, हैदर अली established a close relationship with the French in India and modernized his army with their help. हैदर अली ने भारत में फ्रेंच लोगों के साथ एक क्लोज रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया और उसके द्वारा अपनी आर्मी को आधुनिक किया. ऑप्शन सी, द ब्रिटिश फॉट 4 wars विद मैसूर. ब्रिटिशर्स के द्वारा मैसूर के साथ 4 युद्ध किए गए. ऑप्शन डी, ओनली इन द लास्ट वार द बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम डिड द कंपनी अल्टीमेटली विन ए विक्ट्री. आखिरकार जो अंतिम युद्ध जो श्रीरंगपट्टनम की बैटल कहलाती है उसमें कंपनी को विजय मिली. टीपू सुल्तान वाज किल्ड डिफेंडिंग हिज कैपिटल श्रीरंगपट्टनम. टीपू सुल्तान अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की को डिफेंड करते हुए मारा गया. मैसूर वाज प्लेस्ड अंडर द फॉर्मर रूलिंग डायनेस्टी ऑफ द वोडियार्स. मैसूर को उस समय की जो पुरानी जो राजवंश वोडियार्स था उसके अंडर रख दिया गया. एंड सब्सिडारी अलायंस वाज इम्पोज्ड ऑन द स्टेट. और मैसूर के ऊपर सब्सिडारी अलायंस है उसको इम्पोज कर दिया गया. लास्ट वन, क्वेश्चन नंबर 60. व्हेन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट. पानीपत का तीसरा युद्ध वो कब लड़ा गया? ऑप्शन ए 1761, ऑप्शन बी 1762, ऑप्शन सी